आज की कहानी है एक रमेश नाम के लड़के की जिसकी उम्र 14 साल होती है। रमेश अपने माँ बाप के साथ अपने गांव में रहता है और गांव उसे बड़ा प्यारा लगता है। वो बच्चा था जिससे अपने गांव में ना बहुत ज्यादा मन लगता है। माँ उसकी दुनिया होती है। वो हर बात अपनी माँ से शेयर करता है और जिंदगी उसकी बहुत अच्छे से कट रही है। पिता खेतों में खेती बाड़ी करते हैं, माँ घर का काम किया करती है। रमेश स्कूल जाया करता। इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम मंगेश होता है और मंगेश इसका पक्का वाला दोस्त होता है। अभी दोनों जब इनको समय मिलता है स्कूल से या घर के काम से, उसके बाद एक आम के बाग में जाते हैं और वहां पर ये भरपेट आम खाया करते। रमेश उस आम के पेड़ पर चढ़ जाया करता और पके पके आम अपने दोस्त मंगेश को दिया करता। और जब इन दोनों का पेट भर जाया करता तो जो रमेश होता है वो आम के पेड़ से छलांग तालाब में लगा देता, क्योंकि उस पेड़ के साथ एक तालाब होता है। ये दोनों दोस्त इतना खेलते हैं और इतने अच्छे से रहते हैं कि मानो कोई देखकर कह नहीं सकता कि ये दोस्त हैं। ये सगे भाई से लगते हैं और रमेश की जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है और देखते ही देखते रमेश के 2 साल निकल जाते हैं। रमेश 16 साल का हो जाता है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। किसी कारणवश रमेश की माँ इस दुनिया से चली जाती है। रमेश के लिए ये एक बहुत बड़ा दुख था जिससे उभरना शायद उसके लिए मुश्किल हो जाता है और रमेश अपनी माँ के जाने के गम में डूब जाता है। एक 16 साल का बच्चा ना ही तो किसी से बात करता है ढंग से और ना ही किसी का हालचाल पूछता है। बस अपने ही अंदर मानो उसके अंदर कितने सवाल हों या कितना तूफान चला हुआ हो, वो किसी से भी बात नहीं करता है। रमेश का दोस्त मंगेश होता है। वो अक्सर अपने दोस्त की हालत को सुधारना चाहता है, लेकिन वो भी अपने दोस्त की हालत को सुधारने में कामयाब नहीं होता है। एक हंसता खेलता बच्चा अब गुमसुम हो जाता है और फिर वक्त निकलता है, करवट लेता है और 2 साल और निकल जाते हैं। अब ये 18 साल का हो जाता है, लेकिन हालत में इसकी में कोई सुधार नहीं आता। ये लड़का अपने पिता से भी बात करना बंद कर देता है। फिर एक और साल निकलता है, ये लड़का 19 साल का हो जाता है। रमेश की एक मासी होती है और वो मासी बेचारी कुंवारी ही होती है, उसने किसी से शादी नहीं की थी। तो वो मासी अपने जीजाजी को सलाह देती है और कहती है कि जीजाजी, रमेश 19 साल का हो चुका है, इसकी किसी से शादी करा दो। घर में कोई खाना बनाने वाली तो आ जाएगी, आपका समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और इसी बात पर रमेश का पिता विचार करते हुए रमेश की एक लड़की से शादी करा देता है। शादी होने के बाद जो रमेश है, जब वो अपनी ससुराल जाया करता तो वहां पर उसे एक और रिश्ता मिलता है। वो रिश्ता होता है रमेश की सास का। रमेश अपनी सास को देखकर उसमें अपनी माँ को ढूंढने लगता है। माँ की छवि अपनी सास में दिखाई देती है। तो वो लड़का जो बीते 3-4 साल से उदास था, किसी से बात नहीं करता 3 साल से, तो वो लड़का अब प्रसन्न रहने लगा था, क्योंकि पत्नी का प्यार और सास का प्यार उसे मिलने लगा था और साले भी उससे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो वो लड़का अब खुश रहने लगा था। कहीं ना कहीं उसकी मायूसी दूर हो जाती है और वो अब अपने घर नहीं रहता है। वो एक फैसला ले लेता है। शादी के कुछ महीनों बाद जो रमेश होता है अपने घर को, अपने गांव को छोड़कर अपनी पत्नी के गांव में जाकर रहने लगता है। रमेश की पत्नी जब ये सब कुछ देखती है तो वो भी अपनी पति के पीछे बोरिया बिस्तरा बांधती है और वो भी अपने मायके चली जाती है। यहाँ पर जो रमेश होता है अपनी सास से कहता है कि माँ, आप बुरा मत मानना, क्योंकि आप में मुझे अपनी माँ की छवि नजर आती है और मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। मेरा यहाँ पर बहुत मन लगता है, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? तो सास मना नहीं करती है और वहाँ पर वो लोग रहने लगते हैं। जिंदगी इतनी अच्छी होती है और उसका दोबारा से मन लगने लगता है। अब यहाँ पर सास उसको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाया करती और जो रमेश के साले होते हैं वो कोई भी काम किया करते, लेकिन काम करने से पहले अपने जीजा को पूछा करते और वहां पर उनके राजाओं के से ठाठ चलने लगते हैं। अब जब पिता को पता चलता है कि बेटा हमेशा के लिए ससुराल में घर जमाई बनकर रहने लगा है, तो उसके बाद उसका पिता एक कड़ा फैसला लेता है। उसका पिता रमेश की उस मासी से शादी कर लेता है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसकी ही माँ की छोटी बहन होती है। जब ये बात रमेश के कानों में पड़ती है तो रमेश बहुत हैरान होता है और अपनी ससुराल से अपने गांव भागने लगता है। गांव आता है,
अपने पिता को खरी खोटी सुनाता और कहता है कि कैसे पिता हो आप, अब आपकी उम्र पोती पोते खिलाने की है और आप दूसरी शादी रचा रहे हो। तो रमेश का पिता कहता है कि और बेटा मैं क्या करूं, मैं भूखा मर जाऊं, यहाँ पर मेरे खाने तक के लाले पड़े हुए होते हैं, तुम तो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से ऐसे चले गए, मैं क्या खाऊं। अब तुम्हारी मासी आ गई है, कम से कम ये मुझे खाना तो बना कर दे देती है। और मासी जो होती है यहाँ पर अपने बहन के लड़के और जीजे से हाथ जोड़ती रहती है, लेकिन दोनों में कोई भी बात नहीं सुनते हैं। और रमेश जो होता है, जो उसके हिस्से की जमीन होती है, अपने पिता से लेकर उस जमीन के दाम लगा देता है और उस जमीन को बेच देता है। करीबन 2 लाख की ये जमीन बेचती है और उन पैसों को, जो कैश पैसे होते हैं, ना ही तो अपने पिता को देता है, ना ही सौतेली माँ को देता है। उन पैसों को अपनी सास की गोद में जाकर डाल देता है। सास से कहता है कि आप मेरी माँ हो, जैसा आप करोगी ऐसा आप कर सकती हो, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप इन पैसों को कैसे भी उठा सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब कुछ देर तो वो सास मना करती है, लेकिन वो उन पैसों को रख लेती है। अब भाई जमाई बाबू ने पैसे दे दिए थे तो घर में हालात बदल जाते हैं। जमाई बाबू का मान सम्मान और भी बढ़ जाता है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। ख्याल इतना रखा जाता है कि दिन में कई कई बार उसको पकवान बनाकर खिलाए जाते और बहुत अच्छे से, बहुत ठाट बाट से उसे रखा जाता। साले भी बहुत मान सम्मान करते हैं। लेकिन ये सब चीज तब तक थी, तब तक 2 लाख रुपए नहीं निबड़ते हैं। जब 2 लाख रुपए खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जमाई बाबू को असलियत दिखाई देनी पड़ती है। उसको दिखा दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पैसे खत्म हो चुके हैं, अब तुम्हारा जो मान सम्मान है उसका हम आगे हिसाब करेंगे। इसके बाद रमेश को कोई कुछ भी नहीं पूछता है। उस घर में उसकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। उसका कोई ध्यान भी नहीं रखता है, खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखता है। और अब वो ये टॉर्चर झेलते झेलते करीबन उसे 5 साल निकल जाते हैं। 5 साल के बीच में वो एक बेटी और बेटे की, उसकी जो पत्नी होती है, माँ बनती है। रमेश के 2 बच्चे हो जाते हैं और रमेश अब फुल काम किया करता, खेतों में भी काम, घर में पशुओं का काम और बहुत सारा काम करता। और उसकी जिंदगी अब ऐसे लगने लगी थी उसे कि मैंने ये अपने हाथों से क्या कर दिया। रमेश अब एक दिन का किस्सा बताते हैं। खेतों से आता है। खेतों के आने के बाद उसे बहुत जोरों की भूख लगी हुई होती है और वो सोचता आता है कि आज तो बढ़िया सी दाल रोटी खाऊंगा, अगर नहीं होंगी तो मैं बनवाऊंगा। और वो घर आकर खाना मांगने लगता है। जब वो खाना मांगता है तो पहली बार में तो कोई सुनवाई नहीं करता है, लेकिन उसके बाद उसके लिए उसकी सास अंदर से खाना लाती है। और खाने में क्या होता है, कई रोटी के टुकड़े होते हैं जो झूठन बची हुई होती है, और एक कटोरी में दाल होती है, सब्जी होती है, वो भी ऐसे लग रहा है कि मानो झूठन हो, और उसके आगे परोस दी जाती हैं। रमेश जब इसको देखता है तो वो गुस्से में गर्म हो जाता है और आज वो उस थाली को फेंक देता है। कहता है कि माँ जी, मैंने तुम्हें अपनी माँ समझा था, तू मुझे सबका झूठन खिला रही है, पूरे घर का काम देखता हूँ, फिर भी मेरा ये मान सम्मान। तो वो सास कहती है कि तू करता ही क्या है, तूने 2 लाख रुपए हमें दिए हैं और तू थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया करता है, उसकी वजह से क्या तू हमारी छाती पर चढ़ेगा? तुझे रख रहे हैं, तुम्हारे 2 बच्चे इस घर में खा रहे हैं, तुम्हारी पत्नी यहाँ पर रह रही है, इतना ही बहुत है, जैसा मिल रहा है दामाद बाबू चुपचाप इसे खाकर अपने वक्त को गुजारिए। अब यहाँ पर रमेश को ये बात बहुत बुरी लगी थी। अब तक उसका अपमान हो रहा था, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ था जैसे आज हुआ है, और वो गहरी सोच में पड़ जाता है और खाना नहीं खाता है। साले बाहर से आते हैं, देखते हैं जीजाजी उदास है, नाराज है, तो साले मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जीजाजी नहीं मनते हैं तो साले भी एक आध बात सुना देते और कहते हैं कि घर जमाइयों की ऐसी ही इज्जत होती है। क्या आप चाहते हो कि हमेशा आपके सर पर खड़े रहें, आपका स्वागत करते रहें? अब ये रियल जिंदगी है, इसमें आ जाओ और सारी बातों को भूल जाओ, जीजाजी खाना खा लो। लेकिन जीजाजी को समझ आ चुका था कि उसने क्या गलती करी है। और दोस्तों, वहां से जो रमेश होता है करीबन 7:30-8 बजे के बीच अपने गमछे को कंधे पर डालता है और उस गांव से निकल जाता है। गांव से निकलने के बाद गांव के बाहर एक कुआं होता है, उस कुएं पर जाकर बैठ जाता है और उसी पर उस गमछे को सर के नीचे लगाता है। पक्का होता है कुआं और उसी पर लेट जाता है। अब आसमान में काली रात थी, सफेद चमकते तारे होते हैं। उन तारों को देखकर उन दिनों को याद कर रहा है जब उसकी माँ उसका ख्याल रखा करती, पिता ध्यान रखा करता और एक दोस्त मंगेश जिसके साथ वो खेला करता। अब उसकी आंखें भर आती हैं और वो रोने लगता है।
सोचता है कि मैंने अपने गांव को क्यों छोड़ा, ये जिंदगी ऐसी है, मुझे तो नहीं पता था। क्योंकि जल्दी उसकी शादी हो गई थी। तभी उसकी पत्नी की आवाज आती है और कहती है कि क्या करना चाहते हो, तुम्हें अपना घर नहीं दिखता, तुम्हें घर नहीं चलना। तो यहाँ पर रमेश कहता है कि नहीं, मुझे घर नहीं चलना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मेरे बच्चों को लाओ और चलो मेरे साथ मेरे गांव में। तो वो पत्नी कहती है कि तुम होंगे ऐसे पागल, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये क्या कोई हलवा पूरी है जो रोज यहाँ पर जाऊं या वहां पर जाऊं, मैं तो यहीं पर रहूंगी। और दोस्तों, कई बार रमेश अपनी पत्नी को पूछता है लेकिन पत्नी नहीं मानती है और रमेश अपने गमछे को कंधे पर डालकर निकल जाता है अपने गांव की तरफ। वो पैदल पैदल ही पूरी रात चलता है और पूरी रात चलते चलते वो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर बचपन में वो अपने दोस्त के साथ, मंगेश के साथ खेला करता। अब वो भागकर उस आम के पेड़ पर चढ़ जाता है। सुबह सुबह का वक्त होता है और पूरी रात उसे चलने में निकल जाती है, लेकिन शरीर में थकावट नहीं होती है। गांव को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज भी ये गांव ऐसा ही है और ये मेरी राह देख रहा है। अब इसके बाद जो उस बगीचे का रखवाली करता था, वहां पर चौकीदारी जो करता है वो मंगेश होता है और ये जो रमेश है ऊपर बैठकर आम खा रहा है। तभी मंगेश आता है। मंगेश ने थोड़े ही अपना गांव छोड़ा था और मंगेश कहता है कि अरे भाई, कौन हो ऊपर, क्यों आमों को तोड़ रहे हो। तभी रमेश एक आम तोड़ता है और अपने दोस्त में सामने फेंक देता है। मंगेश चिल्लाता है कि क्यों कर रहे हो, दूसरा फेंक दिया जाता है। फिर मंगेश कहता है कि क्यों ऐसा कर रहे हो, तो तीसरा फेंक दिया जाता है। मंगेश कहता है कि अगर ऐसा ही तुम करोगे तो मैं पेड़ के ऊपर आ जाऊंगा और तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। अरे तुम्हें अपना पेट भरना है तो पेट भरो, ऐसे कैसे फलों को बिगाड़ रहे हो। तभी जो रमेश होता है वो तालाब में छलांग लगा देता है और तभी मंगेश समझ जाता है कि ये तो मेरा दोस्त है। अब मंगेश की भी आंखें भर आती हैं। मंगेश तालाब के किनारे पर खड़ा हुआ कह रहा है कि अरे यार, बाहर आ जा, इतने दिन बाद मिल रहा है, फिर भी तुम्हारा बचपना अब तक गया नहीं है। और रमेश तालाब से बाहर आ जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगते हैं और काफी देर रोते हैं। और यहाँ पर रमेश सारी कहानी मंगेश को बताता है तो मंगेश भी दुखी हो जाता है। इसके बाद रमेश कहता है कि यार, ये तो तुम्हारी ही जमीन है, यहाँ पर तुम रखवाली करते हो, तो क्या तुम मुझे भी कोई काम दिला सकते हो, क्योंकि अब मैं अपने गांव के लिए हमेशा के लिए आ गया हूँ। मंगेश कहता है कि यार, तुम्हारी जो सौतेली माँ है वो इतनी बुरी नहीं है, तुम उसके पास एक हल्ला जाकर तो देखो। हालांकि मैं तुमसे काम के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर तुम्हारी और भी तो खेती बाड़ी बची हुई है। तो रमेश कहता है यार, शर्म नहीं आएगी, मैं अपने जो मेरे हिस्से की जमीन थी उसे बेचकर मैं जा चुका था यहाँ से, अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरी माँ समझेगी, मेरी माँ से, कि ये तो दोबारा अपना हक लेने के लिए आ गया। लेकिन मंगेश कहता है कि नहीं, मैं कई बार तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए वहां पर गया हूँ। तुम्हारी मासी जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा है, तुम्हें भी पता होगा, तुमने भी अपनी मासी को देखा है। तो यहाँ पर मंगेश के समझाने पर रमेश वहां पर चला जाता है अपने घर। लेकिन जैसे ही वो मौसी अपने बेटे को देखती है, सौतेले बेटे को, तो वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा, रोज तेरा इंतजार किया और तू आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बहू और मेरे पोती पोते कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर रमेश कहता है कि माँ, वो नहीं आई, वो नहीं आएगी मेरे साथ। रमेश की जो सौतेली माँ है उसके पास भी 2 बच्चे हो जाते हैं। और इसके बाद जो रमेश की सौतेली माँ है वो कहती है कि तू इतने दिन में क्यों नहीं आया, मैंने तो तुम्हारा बहुत इंतजार किया। तो यहाँ पर वो बताता है कि माँ, मैं नहीं आ सका। पूरी कहानी अब अपनी सौतेली माँ को बताता है तो वो भी रोने लगती है और कहती है कि बेटा, एक लड़के का असली घर उसका ही घर होता है। अगर कहीं पर भी हम गलत रिश्ते में रहेंगे, मतलब कहीं पर भी ऐसे जाकर रहेंगे, तो वहां पर ऐसी परेशानियां खड़ी ही हो जाती हैं। कोई बात नहीं, तू अपने घर आया है, यहाँ पर खेती बाड़ी कर और अपना ख्याल रख, और हो सके तो बेबी बच्चों को भी यहाँ पर ले आ। मैं अकेली इन बच्चों को पाल रही हूँ, क्योंकि जो रमेश का पिता होता है वो हार्ट अटैक से इस दुनिया से चला जाता है और उसकी माँ अकेली उन बच्चों को पाल रही होती है। अब रमेश अपने ही उस बच्ची कुछ जमीन में खेती बाड़ी करता है और कुछ दिन बाद रमेश को पता चलता है कि उसकी पत्नी ने किसी और से शादी कर ली। अब यहाँ पर जो सौतेली माँ होती है वो कहती है कि बेटा, ऐसे बहू कैसे शादी कर सकती है, हम उस पर केस डाल सकते हैं, अभी तुमसे उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, ये तो कानूनन अपराध है। लेकिन रमेश कहता है कि माँ, अच्छा हुआ उससे पीछा छूट गया, वो महिला रखने के लायक नहीं है, उसकी जो सोच है ना वो बहुत गलत है। कहीं ना कहीं उसने मेरे दिमाग में बिठाया था, तभी मैं उसके साथ उसके मायके में गया था।
यहाँ पर दोस्तों वो कोई भी केस नहीं करते हैं। रमेश अपने भी बच्चों को ले आता है और वो सभी हंसी खुशी से रहते हैं। रमेश खेतों में कमाता है, उसकी माँ घर खाना बना दिया करती है और ये जिंदगी दोबारा से खुशी चलने लगती है। तो ये थी वो कहानी जहाँ पर एक लड़के ने शायद अपनी सास में अपनी माँ को देखा और वो घर जमाई बनकर रहने लगता है, लेकिन जब असली सच्चाई उसके सामने आती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसका घर भी बिगड़ जाता है। तो कभी भी ना भावनाओं में बहकर या गुस्से में या किसी भी तरह अपने किसी रिश्ते में ऐसे में मत जाकर बस जाना जहां पर तुम्हारा मान सम्मान ना हो या तुम्हारी बेइज्जती हो। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, क्या सीख देकर गई, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।